डोकिया के पास डेरेनकुयू टर्की में है। हमारे पैरों के नीचे दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड सिटी है, जिसका जिक्र हिस्ट्री में भी किया गया है। आइए इसे एक्सप्लोर करें। 1960 के दशक की शुरुआत में एक आदमी अपने घर को रेनोवेट कर रहा था। जब उसने अपने घर की दीवार को तोड़ा तो उसने देखा कि ये रास्ता एक रहस्यमय कमरे की ओर जाता है और उसके बाद उसने सुरंगें भी देखी। फिर उसने अपने हाथ में टॉर्च पकड़ी और छानबीन करना शुरू किया। छानबीन करने के दौरान उसे समझ आया कि ये सुरंगें और भी आगे जाती हैं। उसे ये नहीं पता था कि ये जगह दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड सिटी है। यहाँ पे रहने की जगह है, सप्लाई रूम्स हैं, बेशक जानवर भी हैं। इसलिए यहाँ अस्तबल, मिशनरी स्कूल, एक चर्च, व्हाइट हाउस और एक बड़ा सा कब्रिस्तान भी है। तो सवाल ये उठता है कि ये लोग सांस कैसे लेते हैं। यहाँ पर इस तरह की वेंटिलेशन स्पेस है, लेकिन इसे रेस्टोरेशन के दौरान बंद कर दिया गया था। एक शेल्टर इधर, एक उधर। ऐसा कहा जाता है कि इस अंडरग्राउंड सिटी में एक साथ 20,000 लोग रह सकते हैं। और ये किचन एरिया, ये जो आप देख रहे हैं, उसे तंदूरी कहा जाता है, एक पारंपरिक अनातोलियन फ्लोर फर्नेस। वे यहाँ अपनी रोटी चिपकाते थे और अपना मांस पकाते थे। यहाँ पर 2 कड़ाही भी हैं। बेशक यहाँ एक चिमनी है जिसकी मदद से धुआं बाहर निकलता है, वो चिमनी है। आप ऊपर देख रहे हैं, ऊपर आप धुएं के धब्बे देख सकते हैं। लोग रात में खाना बनाया करते थे ताकि उन पर किसी का भी ध्यान न जाए। जाहिर सी बात है कि रात में धुआं दिखाई नहीं देता है। हर एक परिवार के पास अपना खुद का किचन नहीं था। वे सभी इस कॉमन एरिया का इस्तेमाल करते थे। इन हॉलों में, जैसा कि आप देख सकते हैं, वे अपना खाना रखते थे, जैसे कि जौ या गेहूं। AD 30 के बाद जब यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी तो पहले तो ईसाई आसानी से अपने लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढ नहीं पाए। वे खतरे में थे। दूसरी सेंचुरी में ये ईसाई अंतक्य काइसेरिया आए और फिर यहाँ पर आए। बेशक वे अंडरग्राउंड होकर आक्रमणकारियों से छिपना जानते थे। ये मजबूत पत्थर जिन्हें आप देख रहे हैं, वे ज्वालामुखी से बने हुए हैं। अब ये बहुत सख्त हो गए हैं, क्योंकि ये जब हवा के कांटेक्ट में आते हैं तो ये सख्त हो जाते हैं। हालांकि अगर आप इस लेयर को खोदेंगे तो आप देखेंगे कि दूसरी, तीसरी या गहरी लेयर्स बहुत सॉफ्ट है। और इन पत्थरों को खोदकर उन्होंने यहाँ एक अंडरग्राउंड सिटी का निर्माण किया। ये 150 या 160 के दशक की बात है। यीशु के जन्म होने के बस कुछ ही समय बाद उनके कुछ दादा दादी ने शायद यीशु मसीह को देखा भी होगा। रोमन साम्राज्य आइडोलेटर्स थे और उस समय वे ईसाइयों को अपने साथ नहीं रखना चाहते थे। उस समय साम्राज्य उनके प्रति बहुत क्रूर था, इसलिए फिर इन ईसाइयों ने अंडरग्राउंड होकर अपने धर्म की रक्षा की। हो सकता है कि अगर ये ईसाई यहाँ नहीं छिपते तो शायद आज ईसाई धर्म नहीं होता। इस रहस्यमय अंडरग्राउंड सिटी में इंसानों के जीवित रहने के लिए जिस भी चीज की जरूरत थी वो यहाँ पहले से ही मौजूद थी। लेकिन यहाँ गहराई में क्या है? ये बहुत बड़ा है। यहाँ भी एक वेंटिलेशन हॉल है, लेकिन रेनोवेट करने के दौरान इसे बंद कर दिया गया था। वास्तव में ऐसी कई सारी अंडरग्राउंड सिटी हैं जिनमें लोग छुप छुप कर रहते थे। कहा जाता है कि इस एरिया में लगभग 150 से लेकर 200 अंडरग्राउंड सिटी हैं। अब यहाँ एक और अंडरग्राउंड सिटी है, कायमाकली अंडरग्राउंड सिटी। हम इस समय डेरेनकुयू में है। ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों अंडरग्राउंड सिटी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ये 4.2 मील या 7 किलोमीटर की सुरंग सीधे कायमकली से जुड़ी हुई है। इन सुरंगों के जरिए अंडरग्राउंड सिटीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अनातोलिया के नीचे कई सारे शहर है। ये पत्थर जो आप देख रहे हैं, उसका इस्तेमाल सुरंग को बंद करने के लिए किया जाता है जब स्थिति ठीक नहीं होती है, ताकि दुश्मन के सैनिक यहाँ से आगे नहीं बढ़ सके। मैं इन पत्थरों के बारे में बाद में बात करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बेशक ऐसी जगहों पर जाना चाहते हैं जहाँ आम लोग जाने में आलस करते हैं। हम जितनी ज्यादा जगहें देखेंगे उतनी ही ज्यादा चीजें हम सीखते हैं। यहाँ पर बहुत सर्दी है। यहाँ का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ गर्मियों में सर्दी होती है और सर्दियों में गर्मी होती है। जरा सोचिए, उस दौरान दूसरी या तीसरी सदी में लोग यहाँ रहते थे। बेशक अब हम फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके पास फ्लैशलाइट नहीं हुआ करती थी और वे सिर्फ अंधेरे में मोमबत्तियों के जरिए अपना रास्ता तय करते थे। उस समय की स्थिति के बारे में सोचे। कई दिनों और हफ्तों तक लोग इसी चिंता में रहते थे कि कहीं दुश्मन न आ जाए। और हम यहाँ नीचे थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि ये रास्ता कहाँ तक जाता है। चलिए इसे फिल्म करते हैं। ये रहा मेरा कैमरा। मैं इसे इस तरह शूट करूंगा। बेशक ये बंद था। ये कायमाकली जाने वाली 4.3 मील की सुरंग का रास्ता था। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर हवा इतनी साफ क्यों है। 180 फीट या 55 मीटर की हवादार चिमनी जो बाहर से जुड़ी हुई है, उसके नीचे पानी का कुआं हुआ करता था, क्योंकि ये ऑक्सीजन लेने का साधन था। इसलिए लगभग इसके चारों ओर सारे कमरे बनाए गए थे। यहाँ पर रह रहे लोग इस जगह पर पानी पीने और ताजी हवा लेने आते थे। दुश्मन किसी एक वेंटिलेशन पॉइंट को बंद न कर दे, इसलिए 10 से भी ज्यादा वेंटिलेशन वाली चिमनियां बनाई गई थी। अंडरग्राउंड सिटी की गहराई लगभग 280 फीट या 85 मीटर है। मॉडर्न बिल्डिंग्स में एक सामान्य रहने की जगह 2.5 मीटर होती है और रहने की जगहों के बीच की दीवारों की थिकनेस 1.5 मीटर होती है। अगर आप हर एक मंजिल की कुल ऊंचाई को 5 मीटर मानेंगे तो आप इस जगह को 17 मंजिल के बिल्डिंग के रूप में सोच सकते हैं, जिसे अंडरग्राउंड बनाया गया था। क्योंकि यहाँ की मंजिलों के बीच पत्थरों की थिकनेस बहुत ज्यादा है, इसलिए 85 मीटर में सिर्फ 8 मंजिल ही हैं। यहाँ जानबूझकर सुरंगों को पतला बनाया गया है ताकि दुश्मन यहाँ से गुजर न सके। मेरा मतलब है कि कोई भी सैनिक हथियार लेकर इसे आसानी से पार नहीं कर सकता है। यहाँ पर एक स्लाइडिंग डोर है। इसे रेनोवेशन के दौरान ठीक किया गया था। अगर दुश्मन आता है तो ये टाइल सीधे 4थी मंजिल पर चली जाएगी। ये स्लाइडिंग डोर दुश्मन को नीचे जाने से रोकने में मदद करेगा। ये 660 पाउंड या 300 किलो का दरवाजा है और इसमें यहाँ पर एक छेद है।
अब सुरंग की ऊंचाई लगभग 8 फीट या 2.5 मीटर है, लेकिन आप देखेंगे कि ये और भी छोटी होती जाएगी। हम चौथे फ्लोर पर जा रहे हैं, यहाँ पहुँच गए। बात करने के लिए यहाँ पर एक छेद है। फ्लोर्स के बीच 10 इंच या 25 सेंटीमीटर डायमीटर वाले कम्युनिकेशन होल्स होते हैं। मेरे ख्याल से ये दूसरे फ्लोर तक जाता है। अगर आप कुछ कहते हैं तो ऊपर वाले फ्लोर्स पर रहने वाले लोग आपको सुन पाएंगे। अब हम एक लंबी सुरंग से गुजरेंगे जो 7वीं मंजिल तक जाती है, या दूसरे शब्दों में -7। हमें ध्यान से चलना होगा ताकि हम फिसले नहीं। आप यहाँ छोटे छोटे कमरे देख सकते हैं। यहाँ एक और स्लाइडिंग डोर है। चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा कमरा है। वे इस भारी दरवाजे को पीछे से धक्का देते थे और चौथे फ्लोर से 7वें फ्लोर तक किसी को भी जाने से रोकने के लिए सुरंग को बंद कर देते थे। यहाँ पर सुरंगों का जाल भी बिछाया गया है। जब दुश्मन के सैनिक प्रवेश करेंगे तो वे इन सुरंगों से गुजरेंगे, लेकिन ये सुरंगें उन्हें कहीं पर भी लेकर नहीं जाएंगी और यहाँ सैनिकों की जान भी चली जाती थी। जब वे यहाँ पर आते तो वे पीछे से स्लाइडिंग डोर को बंद कर देते थे ठीक उसकी तरह और सैनिकों को खत्म कर देते थे। यहाँ तक कि आज की तारीख में भी एक आम सबवे बनाने में 4 से 5 साल का समय लगता है। 1800 साल पहले जब मॉडर्न टूल्स और मशीनें उपलब्ध नहीं थी और बिजली भी नहीं थी, तो इस जगह को कैसे बनाया गया था? सिर्फ खुदाई करने के लिए ही इसमें हजारों मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। अंडरग्राउंड से ली गई रेत और पत्थरों का कुल वजन लगभग 5 मिलियन टन से भी अधिक हो सकता है। अब हम 7वीं मंजिल पर हैं। यहाँ पर एक चर्च बनी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रॉस लगे हुए हैं। इसके अलावा इस जगह को भी क्रॉस शेप में बनाया गया है। यहाँ पर क्रॉस का बड़ा हिस्सा है और छोटा हिस्सा भी है। वे सिर्फ यहाँ पर प्रार्थना ही नहीं करते थे, बल्कि सीक्रेट मीटिंग्स भी करते थे। उन लोगों के बारे में सोचें, वे बाहर जाने से डरते थे और अंदर रहकर कैंडल के जरिए प्रार्थना करते थे। ईसाई यहाँ पर कई दिनों तक बिना उजाले के रहे। वे एक दूसरे के इतने करीब थे कि उन्होंने यहाँ बिना किसी और को देखे कई दिन गुजारे। इस फ्लोर पर एक कब्र कमरा भी है। ये सुरंग जो आप देख रहे हैं वो सीधे कब्रिस्तान की ओर जाती है। यहाँ शायद इस जगह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सदियों पहले यहाँ लाशें पड़ी रहती थी। लाशों को यहाँ से ले जाने के बारे में सोचें। कल्पना कीजिए कि आप उस समय पर यहाँ थे। सोचे कि आपने अपने परिवार के किसी सदस्य को खो दिया है और अब आप उसके शव को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। ये काफी पतली सुरंग है। यहाँ जो लोग स्वाभाविक रूप से मरते थे उन्हें यहाँ पर दफनाया जाता था ताकि शव जल्द से जल्द डिकम्पोज हो जाए और कोई भी बदबू न आए। वे उन्हें केमिकल्स के साथ दफनाते थे ताकि वो डिसॉल्व हो जाए। जाहिर है कि वे लाशों को नहीं जला सकते थे क्योंकि धुएं के बाहर निकलने के लिए कोई भी जगह नहीं है। लगता है कि ये रास्ता कहीं जाता है, लेकिन ये कहीं नहीं जाता। ये बंद है। शायद यहाँ पर वो केमिकल्स और टूल्स रखे जाते थे जिसकी मदद से शवों को डिकम्पोज किया जाता था। यहाँ पर एक पानी का कुआं है, लेकिन ये ऐसा कुआं है जो ऊपर से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर दुश्मन के सैनिकों को पानी का कुआं मिल जाए तो वे क्या करेंगे? आपने ऊपर बड़ी वेंटिलेशन चिमनी देखी होगी। वे वहाँ से जहर फेंक सकते हैं और सारा पानी बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि ये सरफेस कनेक्शन के बिना वाला एक पानी का कुआं था, इसलिए इसमें से पानी पीना सुरक्षित था। अब हम आखिरी सुरंग में हैं, जो 8वीं मंजिल तक जाती है। बेशक ये जगह का आखिरी हिस्सा है जो हमारे लिए खुला है। इसमें ऊपर एक वेंटिलेशन चिमनी थी, 180 फीट 55 मीटर लंबी। जैसा की मैंने बताया था, इसकी गहराई इतनी है। आप यहाँ पर कचरा भी देख सकते हैं। अब चलिए उन कमरों में चलते हैं जहाँ लोग रहते थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे कमरे हैं। मेरा बैग सुरंग के ऊपरी हिस्से से टच हो रहा है। मैं इसे यहीं छोड़ दूंगा। हमें यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। इस वीडियो में मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ वो जेनोफोन की एनाबेसिस किताब पर आधारित है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। जो टूरिस्ट्स यहाँ पर आते हैं वो आमतौर पर इस जगह पर नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर चढ़ना थोड़ा मुश्किल है और फर्श फिसलन भरा है। यहाँ पर छोटे छोटे कमरे हैं। यहाँ पर एक परिवार रहा करता था। जरा उनके बारे में सोचें। वे यहाँ पर रहकर बाहर मौजूद दुश्मन से डरते थे। यहाँ पर भी एक परिवार रहता था। यहाँ एक और छोटी सुरंग है। ये कहाँ जाती है? यहाँ से गुजरते समय मेरी पीठ पर थोड़ी सी चोट लग गई। चलिए एकदम आखिरी तक जाते हैं। ये बंद है। चलिए नीचे चलते हैं। सबसे गहरी अंडरग्राउंड सिटी होने की वजह से यहाँ पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ रिसर्च करने आते हैं। यहाँ पर एक बड़ा दरवाजा है। ये छेद जो आप देख रहे हैं ये इसलिए है ताकि जान सके कि दरवाजे के पीछे कौन है, या फिर इसका इस्तेमाल तीर चलाने या भाला फेंकने के लिए किया जाता था। हम इस वक्त खलिहान यानी बान में हैं। यहाँ जानवर हुआ करते थे। ये छोटे छोटे छेद हैं जहाँ जानवरों को बांधा जाता था। वे यहाँ अपने जानवरों को बांधा करते थे। ये वो जगह है जहाँ जानवर पानी पीते थे या खाना खाते थे, और यहाँ पर गर्द भी है।
जानवरों को पहली मंजिल पर शायद इसलिए रखा जाता था क्योंकि उन्हें निचली मंजिलों तक ले जाना मुश्किल था। आपने सुरंगें देखी हैं? जानवरों का उनमें से गुजरना नामुमकिन था। उनकी बदबू का टॉप फ्लोर से जाना आसान होगा। ये वो जगह है जहाँ लोग शराब बनाया करते थे। वे अंगूरों को यहाँ पर रखते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ड्रेनिंग होल्स हैं। इसी ड्रेनिंग होल से गुजरकर अंगूर इस जगह पर इकट्ठा होते थे। यहाँ पर शराब की बड़ी बड़ी बोतलों को रखा जाता था। वहाँ भी होल्स हैं। यहाँ पर लोग अंगूरों को स्मैश करते थे। अंगूर के रस को इकट्ठा करने के लिए ये एक और जगह है। इस तरह शराब बनाई जाती थी। अब हम मिशनरी स्कूल की ओर जा रहे हैं। वो हमारा आखिरी स्टॉप होगा, बल्कि वो इस स्ट्रक्चर के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है। मिशनरी स्कूल में आपका स्वागत है। ये नहाने की जगह है। ईसाइयों का मानना है कि बच्चे पापी पैदा होते हैं, इसलिए वे उन्हें बैप्टिस्ट पूल में नहलाकर उन्हें साफ करते थे और उसके बाद ही बच्चे असलियत में ईसाई बनते थे। जिन लोगों को ईसाई धर्म में बदला जाता था उन्हें भी यहाँ नहलाया जाता था। ये बहुत ही दिलचस्प जगह है। आप इन आर्चीज के साथ साथ छत की दीवार पर बना हुआ स्ट्रक्चर देख सकते हैं। वे मिलकर एक दीवार बनाते हैं। उस समय में इस तरह का आर्किटेक्चर बनाना बहुत बड़ी बात थी। विद्यार्थी यहाँ बैठा करते थे। शायद ये एक टेबल थी जिसका इस्तेमाल वे पढ़ते समय करते थे। ये वो वाली सीढ़ियाँ चढ़कर पढ़ाते थे। यहाँ वे लेक्चर्स दिया करते थे। इस मिशनरी स्कूल में पढ़े लिखे लोग बाहरी दुनिया में ईसाई धर्म फैलाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ स्टडी रूम्स भी हैं। छात्र शायद यहाँ पर अपनी क्लासेस किया करते थे। आप जिन स्थानों को देख रहे हैं वहाँ पर जाने के लिए स्पेशल परमिट लेना पड़ता है। केवल 10% ही जा सकते हैं। कुछ अन्य भागों में रिसर्च जारी है और प्रवेश की अनुमति नहीं है। कायसेरी, नीदा और नवे शहर के ट्रायंगल में कम से कम 2 फ्लोर्स वाली 200 से भी ज्यादा अंडरग्राउंड सिटीज हैं। इनमें से कुछ सिटीज मीलों तक चलने वाली सुरंगों से आपस में जुड़ी हुई हैं। आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि इन शहरों का इस्तेमाल केवल सुरक्षा के लिए किया जाता था। लोग इन शहरों में वर्षों तक नहीं रहे हैं। वे अपने धर्म की रक्षा के लिए सिर्फ कुछ समय के लिए इनमें रहे हैं। इतिहास और संस्कृति को सर्वोत्तम रूप से देखने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ऐसे स्थानों को हमेशा बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। रूही चैनल यहाँ पर था।